एक लंबा, खुशहाल और मकसद से भरा जीवन, ये कौन नहीं चाहता। और जब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो एक जापानी शब्द बार बार सामने आता है, इकिगाई। आज हम इसी दिलचस्प विचार की थोड़ी गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स की किताब इकिगाई के हिंदी अनुवाद के कुछ हिस्से हैं और कुछ लेख भी जो इस कॉन्सेप्ट को और खोलते हैं। देखते हैं कि क्या हम इस जापानी रहस्य से अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ इस शब्द का मतलब जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लंबी उम्र और खुशी से कैसे जुड़ा है, और क्या हम वाकई जापान के ओकिनावा जैसे ब्लू जोन से कुछ ऐसे आदतें अपना सकते हैं जो हमारी जिंदगी बदल दें। क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है जिसे लाखों लोग अपना रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द इकिगाई है क्या असल में? मैंने जितना पढ़ा इसका मोटा मोटा मतलब है सुबह उठने की वजह या जीने का मकसद, वो चीज जो आपको बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। किताब में एक बड़ी मजेदार कहानी है कि ये दोनों लेखक हेक्टर और फ्रांसिस टोक्यो में मिले और दोनों को लोगोथेरेपी नाम की एक चीज में बहुत दिलचस्पी थी। लगता है यहीं से उनकी इकिगाई की खोज शुरू हुई। हाँ, और ये लोगोथेरेपी वाला कनेक्शन बहुत जरूरी है। इसे विक्टर फ्रैंकल नाम के एक मनोचिकित्सक ने बनाया था जो खुद एक यातना शिविर से जिंदा बचे थे। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत मकसद की तलाश है। अगर आपके पास जीने का कोई क्यों है तो आप कोई भी कैसे झेल सकते हैं। एक मिनट, मैंने पढ़ा कि वो अपने मरीजों से, जो अक्सर बहुत निराश होते थे, एक बड़ा सीधा सवाल पूछते थे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? ये सुनने में तो बड़ा कठोर लगता है। हाँ, सुनने में वाकई कठोर है, लेकिन इसका मकसद झटका देना नहीं था, बल्कि जगाना था। जब कोई इंसान इस सवाल का जवाब सोचने लगता है ना, तो वो अनजाने में अपने जीने के कारण गिनाने लगता है। मेरे बच्चे हैं, मुझे अपनी किताब पूरी करनी है, मुझे अपने गार्डन के फूल खिलते देखने हैं। अच्छा, यही जवाब उसके जीने का मकसद, उसकी इकिगाई की पहली झलक होते हैं। मतलब फ्रैंकल उन्हें कोई मकसद देते नहीं थे, बल्कि उनके अंदर जो पहले से मौजूद था उसे खोजने में मदद करते थे। अच्छा, तो ये एक तरह से अंदर झांकने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो फिर इकिगाई को ढूंढा कैसे जाए? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, स्रोत इसे समझने का एक बहुत अच्छा ढांचा देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 4 वृत्त हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। पहला वृत्त है वो काम जो आपको पसंद है। ठीक है। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। ठीक है। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जहां ये चारों वृत्त एक दूसरे से मिलते हैं, वो जो मीठा स्थान है, वही आपकी इकिगाई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर आपको कोई काम पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, तो वो आपका जुनून है। लेकिन अगर उससे दुनिया को फायदा नहीं हो रहा है या पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो इकिगाई नहीं है। बिल्कुल। आपको चारों का संतुलन चाहिए। एकदम। सिर्फ पैसा कमाना एक खालीपन छोड़ सकता है, और सिर्फ जुनून को फॉलो करना शायद आपका पेट ना भर पाए। इकिगाई इन सबको एक साथ पिरोने का नाम है। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन क्या दुनिया में सचमुच ऐसी कोई जगह है जहां लोग अपनी इकिगाई के साथ जी रहे हैं? मतलब ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है या असलियत में भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और किताब हमें ऐसी ही कुछ जगहों की सैर पर ले जाती है जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये दुनिया के वो 5 इलाके हैं जहां लोग आमतौर पर 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और वो भी स्वस्थ रहकर। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में। जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, कैलिफोर्निया का लोमा लेंडा, कोस्टा रिका का निकोया प्रायद्वीप और ग्रीस का इकेरिया, ये 5 जगह हैं। और इन सब में ओकिनावा का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। वहाँ ऐसा क्या खास है? ओकिनावा को अमरों की भूमि भी कहा जाता है। वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा शतायुषी, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों तक उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया और 4 मुख्य वजह सामने आई। उनका आहार, हल्का फुल्का व्यायाम, जीवन में एक मकसद यानी इकिगाई, और सबसे जरूरी मजबूत सामाजिक रिश्ते। और मुझे लगता है कि इन चारों में से आखिरी वाला सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हम हमेशा डाइट और एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन रिश्तों की नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि इन चारों में से 3 व्यायाम, उद्देश्य और सामाजिक संबंध हमारे सीधे कंट्रोल में है। आहार भी है, लेकिन ये 3 चीजें ज्यादातर मानसिक और सामाजिक आदतें हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि लंबी उम्र सिर्फ जेनेटिक्स या आप क्या खाते हैं उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें और आपके रिश्ते कितना मायने रखते हैं। ओकिनावा के खाने पीने की भी बहुत चर्चा होती है। वहाँ एक कहावत है, हारा हाचिबू। इसका मतलब क्या है? हारा हाचिबू का मतलब है
अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो। जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस थोड़ी और जगह है, तभी खाना बंद कर दो। शरीर को यह संकेत मिलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर चुका है, और इस नियम से लोग ज्यादा खाने से बच जाते हैं। 80% पर रुक जाना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारे यहाँ तो जब तक बकार ना आ जाए या कोई कह ना दे कि बस भाई अब फट जाऊंगी, तब तक खाना खत्म नहीं माना जाता। हाँ बिल्कुल। ये छोटी सी आदत कैलोरी में कितना फर्क लाती होगी? बहुत बड़ा फर्क। ओकिनावा के लोग औसतन दिन में 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका में यह औसत 2200 से 3300 कैलोरी तक है। उनके खाने में सब्जियां, टोफू, शकरकंद और हफ्ते में कुछ बार मछली होती है, और वो बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें खाते हैं, और साथ में चमेली वाली ग्रीन टी पीते हैं जिसे सैनपिन चाय कहते हैं। और उनका सामाजिक जीवन कैसा है? मैंने मुआए के बारे में पढ़ा जो मुझे बहुत अनोखा लगा। मुआए ओकिनावा की लंबी उम्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये बचपन के दोस्तों का एक ऐसा समूह होता है जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देता है। वे हर हफ्ते मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा एक कॉमन फंड में जमा करते हैं, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसकी मदद की जा सके। अरे वाह! ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है जो सरकार नहीं बल्कि दोस्त बनाते हैं। इससे उन्हें एक अपनेपन और सुरक्षा का एहसास होता है जो अकेलेपन को कोसों दूर रखता है। ओकिनावा के लोगों का खान पान और उनका समाज तो कमाल का है, लेकिन मुझे ये भी जानने की उत्सुकता है कि उनकी सोच कैसी है, क्योंकि सिर्फ अच्छा खाने और दोस्तों के साथ बैठने से तो इतनी लंबी और सक्रिय जिंदगी नहीं मिल सकती। मन का भी तो कोई रोल होगा। बिल्कुल। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, सक्रिय मन, युवा शरीर। यानी अपने दिमाग को व्यस्त और चुस्त रखना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। और यहीं पर मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्संत-मिहाई की फ्लो की अवधारणा आती है। फ्लो, ये शब्द मैंने कई बार सुना है। क्या ये वही एहसास है जब आप कोई काम कर रहे हो और समय का पता ही ना चले? एकदम सही। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि दुनिया जहान की सुध नहीं रहती। आपका पूरा ध्यान उसी काम पर होता है। आपको भूख प्यास महसूस नहीं होती, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। यह अवस्था तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी क्षमताओं को चुनौती दे, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि आप हार मान लें। अपनी इकिगाई को जीने का सबसे आनंददायक तरीका फ्लो को महसूस करना है। लेकिन ये फ्लो की अवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर आज की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है, ये पाना लगभग नामुमकिन नहीं है। क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों जैसे कारीगरों या कलाकारों के लिए ही मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी का निशान मानते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प अध्ययन हुआ था। उन्होंने पाया कि जो लोग खुद को मास्टर मल्टीटास्कर मानते हैं, वे असल में एक काम पर ध्यान लगाने वालों से कहीं ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हैं। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है। होता यह है कि मल्टीटास्कर्स का दिमाग हर चीज पर ध्यान देने के लिए ट्रेन हो जाता है, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी। उस अध्ययन में उन्होंने लोगों को लाल और नीले तीर दिखाए और सिर्फ लाल तीरों पर ध्यान देने को कहा। जो लोग मल्टीटास्किंग के आदी थे, उनका दिमाग नीले तीरों को नजरअंदाजी नहीं कर पाया और वे बुरी तरह विचलित हो गए। फ्लो में जाने के लिए पहली शर्त ही है एक समय में एक काम। तो इससे बचने का कोई तरीका है? किताब में कुछ बताया गया है? हाँ, कुछ व्यवहारिक रणनीतियां हैं, जैसे काम शुरू करने से पहले अपना फोन बंद कर दें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अपने काम के लिए एक रूटीन या अनुष्ठान बनाएं। और ये सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। जापान में ताकुमी यानी कारीगरों को देखिए, या जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी डॉक्यूमेंट्री के शेफ जीरो को, जो 90 साल की उम्र में भी हर दिन सुशी बनाने की कला में फ्लो पाते हैं। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स भी जापानी शिल्पकारों की अपने काम के प्रति इसी लगन से बहुत प्रभावित थे। जापान में एक और कहावत बहुत मशहूर है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। ये मुश्किलों से हार न मानने के जज्बे के बारे में है। हम इसे रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं। हाँ, लेकिन किताब इस विचार को एक कदम और आगे ले जाती है और एंटी फ्रेजिलिटी की अवधारणा पेश करती है। ये सिर्फ लचीला होने से कहीं ज्यादा है। एंटी फ्रेजिलिटी, ये तो नया शब्द है। रेजिलियंस से ये अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए, एक कांच का गिलास नाजुक होता है, फ्रेजाइल है ना, गिरने पर टूट जाता है। एक प्लास्टिक की गेंद लचीली, रेजिलियंट होती है, गिरने पर वापस अपने आकार में आ जाती है।
लेकिन एंटी फ्रेजाइल वो चीज है जो झटकों, अव्यवस्था और तनाव से बेहतर और मजबूत हो जाती है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, जब उस पर किसी वायरस का हमला होता है तो वो लड़कर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब मुश्किलों से सिर्फ उभरना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाना। क्या हम अपनी जिंदगी में भी एंटी फ्रेजाइल बन सकते हैं? बिल्कुल। किताब इसके 3 व्यवहारिक तरीके बताती है। पहला, अपने जीवन में थोड़ी अतिरेक या रिडंडेंसी पैदा करें। मतलब सिर्फ एक आय के स्रोत पर या सिर्फ एक दोस्त पर निर्भर न रहें। अपने विकल्प खुले रखें। दूसरा, छोटे छोटे जोखिम लें जिनमें फायदा बड़ा हो सकता है लेकिन नुकसान सीमित हो। और तीसरा, उन चीजों से छुटकारा पाएं जो आपको नाजुक बनाती हैं, जैसे कि कर्ज, बुरी आदतें या ऐसे रिश्ते जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। तो अगर मैं आज की सारी बातचीत को समेटूं तो इकिगाई सिर्फ अपना जुनून खोजना नहीं है। ये उस जुनून को अपने काम, दुनिया की जरूरत और अपनी कमाई के साथ जोड़ने का नाम है। ये ओकिनावा के लोगों की तरह सादा खाना, मजबूत रिश्ते बनाना और हर दिन किसी न किसी काम में फ्लो को महसूस करना है। और सबसे बड़ी बात, मुश्किलों से टूटकर बिखरना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनना है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। स्रोत हमें बताते हैं कि इकिगाई एक व्यक्तिगत खोज है जो आत्मनिरीक्षण से मिलती है, लेकिन वही स्रोत हमें ओकिनावा का उदाहरण भी देते हैं, जहां मोआई यानी सामाजिक समूह और युविमारू मतलब आपसी मदद जैसी सामुदायिक चीजें जीवन का केंद्र हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या इकिगाई सिर्फ एक व्यक्तिगत खोज है या ये अनिवार्य रूप से समुदाय और दूसरों की सेवा से जुड़ी हुई है? क्या कोई इंसान सच में अपनी इकिगाई अकेले समाज से कटकर पा सकता है?